गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए 3 वीडियोस की एक नई सीरीज़ लेके आया हूं और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के बारे में। मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ जो है, जो मैंने अपने पहले के वीडियोस में मैंने लॉन्च किए हुए हैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, उसी से ही एक स्टेप आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। हालांकि ये 3 कंसेप्ट बहुत ही कॉमन है, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, और रिसर्च में इन तीनों ही कंसेप्ट्स की अपनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी हम लोग अपना रिसर्च कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तीनों को आपस में कैसे वो यूज़ करें, यूज़ करने के बाद उसको कैसे रिपोर्ट करें। क्योंकि मैंने इसमें कई जगह जो है कन्फ्यूजन इसलिए होते हुए देखा है कि जब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बारी आती है और जब कैलकुलेशंस करते हैं तो कई बार उनके रिजल्ट्स गलत हो जाते हैं, और जब हम डेप्थ में जाके चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी उनको लेनी चाहिए थी या जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी उनको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रखनी चाहिए थी, उसको वो लोग अपने कैलकुलेशंस में लेते हैं। और ये बहुत ही कॉमन और फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इस पहले वीडियो में, जिसमें कि मैं चर्चा करूंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के बारे में, उसमें मैं तीनों को पहले एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप इन तीनों को कैसे अलग करके और अपनी रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये अटैम्प्ट आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए मेरा जो ये पहला वीडियो है, मैंने इसमें रखा है अपना परसेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, और चार्ट्स के बारे में भी मैं आपसे सेकेंड और थर्ड वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है उसको एस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग फाइनली मूव करेंगे सेकंड और थर्ड वीडियो में, जिसमें कि मैं एक नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल लूँगा और उसमें पाई चार्ट यूज़ करूँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने पाई चार्ट यहाँ पर किया यूज़, तो क्यों किया, किस लिए किया, किन कंडीशंस में किया और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और थर्ड वीडियो में उसके बाद मैं अपना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा और फिर उसके बाद मैं उसमें क्वांटिटेटिव डाटा उठा के उसका हिस्टोग्राम बनाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, और वो मेरे को यूज़ करना चाहिए तो किन कंडीशंस में और कैसे यूज़ करना चाहिए, और फिर फाइनली उसकी रिपोर्टिंग अगर करनी है तो कैसे करनी है। तो ये जो मेरा वीडियो का कंसेप्ट है, आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इसीलिए मैंने पहले वीडियो का जो टाइटल रखा है वो है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, ये जो मेरा डाटा है, ये मेरा वही जो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में यूज़ किया था, मेरा डाटा ये वही है, जिसमें कि अमाउंट है, प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट हमारे ये एनर्जी ड्रिंक के ही हैं, और हम लोगों ने सर्वे किया था रिस्पॉन्डेंट्स का, क्योंकि इसमें जो है मैंने अपना डाटा 335 तक मैंने स्ट्रेच किया है, जो कि पहले जो है मेरे सिर्फ 200 रेस्पॉन्डेंट्स का डाटा था। अब इसमें जो है देखिए, मैंने यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, और फिर ये परसेंट फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम भी है। तो ये डाटा, लेट मी शो यू दिस डाटा फर्स्ट, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो मेरा डाटा है, यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें मैं इसमें अपने इस पर्टिकुलर डाटा से यहाँ पर ले रहा हूँ। एक तरफ तो मेरा रेवेन्यू है जो कि मेरा क्वांटिटेटिव डाटा है, और दूसरे ई कॉलम में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जो कि मेरा कैटेगोरिकल डाटा है। तो इसको, ये हालांकि यहाँ साइड से कट रहा होगा, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये टोटल 335 रेस्पॉन्डेंट्स का डाटा है, जो कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर डाटा से हम लोग फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी तीनों ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये क्योंकि मेरे दो अलग अलग डाटाज मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एक मेरा क्वांटिटेटिव डाटा है, दूसरा मेरा कैटेगोरिकल डाटा है, इन दोनों की ही फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, और फिर उसके बाद इनके मैं चार्ट्स यहाँ पर बनाऊँगा, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर इस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव डाटा में अगर मैंने हिस्टोग्राम यूज़ किया है तो क्यों यूज़ किया है, और ये नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा है, अगर मैंने इसमें पाई चार्ट यूज़ किया है तो क्यों यूज़ किया है। इनके लॉजिक्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट्स में आपने इनको कैसे प्रेजेंट करना है। सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि, मुझे लगता है कि शायद आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू पावर पॉइंट।
तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा डाटा है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि दैट दिस डाटा प्रोवाइडेड टू अस इज ऑफ टू टाइप्स, कैटेगोरिकल एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ये दो कॉलम्स हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं ना, और इसकी हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल एज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। दीज आर द थ्री थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू विद दीज टू टाइप्स ऑफ डाटा, दैट इज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन रेवेन्यू एंड देन प्रोडक्ट। नाउ मैंने क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने तो ये अपने पूरे यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज हैं टेबल की, ये देखिए मेरी टेबल यहाँ पूरी पॉपुलेटेड है, मैंने कैलकुलेशंस की हुई थी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी सारी कैलकुलेशंस मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू पॉपुलेट दिस टेबल ऑफ माय ओन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे के सारे कॉल सेल्स जो हैं यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। सो फर्स्ट लेट रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अबव टेबल एज आई विल ब्रिंग द सेम बैक इन द टेबल थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिक फीचर ऑफ एक्सेल। सबसे पहले, क्योंकि ये देखिए मेरे यहाँ पर ये रेवेन्यू है और ये यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और ये मेरे कैटेगरीज हैं अलग, और ये मेरा नॉमिनल कैटेगोरिकल डाटा है। तो सबसे पहले इस कॉलम में मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स यहाँ पर लेके आने हैं। तो ये मैं कैसे लेके आऊँगा, ये एक एक्सेल का एक पर्टिकुलर फीचर है, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। ये फ्यूचर कह लीजिए या ट्रैक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हम लोग इसको आपके सामने, मैं हालांकि पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं और आपको करके दिखाता हूँ एक्सेल शीट के थ्रू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डाटा है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रोडक्ट, ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं। अब मैं क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अपने यूनिक रिकॉर्ड्स बिल्ड करने हैं, तो लेट मी शो यू दिस दैट हाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। सबसे पहले इस पर्टिकुलर डाटा को लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की आपने यूज़ किया यहाँ पर। यूज़ करने के बाद देन कम बैक अगेन, और उसके बाद आप यहाँ पर आइए डाटा में देखिए ये एडवांस फीचर है। यहाँ पर ये कह रहा है ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक किया, अब ये यहाँ पर कह रहा है कि हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने अपना डाटा यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसीलिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर आ रहा है कि लिस्ट रेंज क्या यही है, लिस्ट रेंज मेरी सही है। लेकिन इसमें ऊपर दो ऑप्शन आ रही हैं एक्शन की, कि वो कह रहा है कि मुझे क्या एक्शन करना है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। आई वॉन्ट टू हैव कॉपी टू अनदर लोकेशन, मैंने इसको क्लिक किया। क्राइटेरिया रेंज मुझे नहीं चाहिए, ये कह रहा है कि कॉपी टू कहाँ करूँ मैं, तो मैंने इस पर्टिकुलर सेल में अपना रेफरेंस दिया आई कॉलम का सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कह रहा हूँ कि मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैंने यूनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर ले जाके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ ओके कर दीजिए और देखिए ये सारी की सारी आपकी कैटेगरीज यहाँ पर बन के आ गई हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही एफिशिएंट मेथड है ये, और हमारा काम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और हमारा टाइम बहुत इसमें सेव होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि हम लोग कैटेगरीज जो हैं, अगर मेरा नॉमिनल या कैटेगोरिकल डाटा है तो कैटेगरीज हम लोग कैसे बना सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर पावर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जो मैं यूनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा था, इसमें मैंने स्टेप्स आपको करके बताए हैं, मैंने यहाँ पर वर्ड में यहाँ पर लिख भी दिए हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो ये मेरा कॉलम है जहाँ जिसको कि मुझे पॉपुलेट करना है। टू ब्रिंग द एलिमेंट्स इन कॉलम डी आई विल सेलेक्ट द कॉलम बी, दिस इज़ वन, अलॉन्ग विद द हेडर, एंड ऑल्सो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। उसके बाद इन द रिबन बार देन यू गो देयर एंड क्लिक ऑन एडवांस्ड। डाटा से आप एडवांस के ऊपर ले जाके क्लिक करें। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स में वो दो एक्शंस आपसे पूछ रहा है, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मुझे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस के ऊपर काम नहीं करना। नाउ मेरी लिस्ट रेंज मैंने ऑलरेडी, अगर आपने नहीं किया सेलेक्ट तो आप सेलेक्ट कर लें कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, और फिर उसके बाद जो है अपना यूनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर ले जाके आप क्लिक कर दें। यूनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर आप ले जाके क्लिक करेंगे और ओके करेंगे जैसे ही, तो ये आप का पूरा कैटेगरीज जो हैं यहाँ पर आपकी इस पर्टिकुलर कॉलम में हेडर समेत बन के यहाँ पर आ जाएंगी। एज सुन एज आई क्लिक ओके आई गेट ऑल माई डाटा एलिमेंट्स ऑफ कॉलम डी इंक्लूडिंग द हेडर। तो ये मेरी कैटेगरीज यहाँ पर मेरी बिल्ड हो गई हैं। अब मुझे इसी पर्टिकुलर जो कैटेगरीज हैं इनके ऊपर काम करना है, और इनकी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पर निकालनी है, जो कि हम यहाँ पर अपना ये काम शुरू करते हैं। So let us compute frequency, relative frequency and percentage frequency. अब सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा, और फ्रीक्वेंसी मैंने जो है पिछले वीडियोस में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा अगर नॉमिनल डाटा है तो मैं काउंट, क्योंकि उसमें एक ही कैटेगरी है, क्राइटेरिया मेरा एक ही होगा, इसीलिए हम लोग उसमें काउंट इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर मेरा
क्वांटिटेटिव डाटा है तो उसमें अगर क्राइटेरिया मेरा दो या मतलब एक या एक से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग काउंट इफ्स यूज़ करेंगे. सो नाउ लेट मी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलम ई एंड देन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी आई विल कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी. अब क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा जो डाटा है कौन सा है, ये मेरा डाटा है कैटेगोरिकल, तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. सो आई विल कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी इन कॉलम ई यूजिंग काउंट इफ. वाई? बिकॉज हेयर देयर इज ओनली वन सिंगल कैटेगरी. एक एक रो में मेरी एक एक कैटेगरी है, तो इसीलिए क्राइटेरिया मेरा एक ही है, इसीलिए मैं काउंट इफ़ यूज़ करूँगा, काउंट इफ्स नहीं यूज़ करूँगा. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस विच वी शुड रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो. नाउ अब मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर ई कॉलम में अपना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने स्टार्ट किया काउंट इफ़ से. काउंट इफ़ के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, रेंज एज वेल एज क्राइटेरिया. तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू काउंट इफ़ अपना यहाँ पर किया, रेंज और क्राइटेरिया. रेंज मेरा क्या है? रेंज मेरी ये वाली है कॉलम बी की. तो यहाँ पर मैंने इस कॉलम बी को सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, और उसके बाद ये यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया B2 से B336 तक, क्योंकि मुझे आगे ये रेंज पूरी यूज़ करनी है. जब मैं इस पर्टिकुलर फार्मूला को तैयार करूँगा और उसके बाद मैं इसको ट्रैक डाउन करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पूरी की पूरी जो रेंज है यहाँ पर आए. तो इसके लिए मुझे इसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने डॉलर साइन यूज़ किया है, एंड आई हैव मेड दिस रेंज एज एब्सोल्यूट. अब उसके बाद मेरा क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया मेरा जो है डी कॉलम में है. डी कॉलम में ये जो मेरा क्राइटेरिया है ये मेरा रिलेटिव रहेगा. जैसे ही मैं फार्मूला को ड्रैग डाउन करूँगा तो ये मेरा क्राइटेरिया चेंज भी होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने क्राइटेरिया यहाँ पर फीड किया D2, जो कि मेरा वैनिला है. इसको मेरा, अब देखिए मेरा फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरा रेंज भी आ गया, क्राइटेरिया भी आ गया. नाउ आई विल अप्लाई पैरेंथेसिस लगा के मैंने फार्मूला को क्लोज किया, और उसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर यूज़ किया, तो मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल गई 70. नाउ दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड. अब ये मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन के आ गई है. अब मैं ये, और ये मेरा फार्मूला भी तैयार है, तो आई विल कॉपी एंड ड्रैग द फार्मूला डाउन सो दैट आई कैन गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर सेल्स ऑल्सो, जो कि मुझे यहाँ पर मिल गई जब मैंने इसको ड्रैग किया. अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी मेरी जो है इस पर्टिकुलर कॉलम की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसमें मेरे 335 रिस्पॉन्डेंट्स, तो मुझे यहाँ पर इसका टोटल भी लेके आना है. टोटल लाने के लिए हम लोग ऑटोसम का फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही एफिशिएंट तरीका है. तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप सिर्फ अपना कर्सर यहाँ पर प्लेस कीजिए, प्लेस योर कर्सर इन द सेल E8, और जैसे ही आप करेंगे और उसके बाद आप ऑल्ट और इक्वल टू आप प्रेस कीजिए यहाँ पर, जो कि ये ऑटो सम का शॉर्टकट है. ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको ये सम, और ये आप देखिए E2 से E7 आप चेक कर लीजिए क्या ये इन्हीं का ही टोटल कर रहा है या किसी और का. E2 मेरा ये है और E7 मेरा ये है, बिल्कुल सही है. आप इसको यहाँ पर अपना कर्सर यहाँ पर लेके आइए पेरेंथेसिस के बाहर, और कंट्रोल एंटर यूज़ कीजिए, और आपको टोटल भी मिल गया, जो कि बिल्कुल सही टोटल है मेरा 335. तो ये तो मैंने बना ली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी. अब मुझे निकालनी है यहाँ पर क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट अस कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का. इसमें मेरी फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से हमारी आगे की सारी कैलकुलेशंस जो हैं डिराइव होती हैं. अब क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है, नाउ लेट मी कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी इनटू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी. यही मैं कह रहा था कि ये हार्ट है, क्योंकि ये जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आगे आप अपने डाटा में, अपने रिसर्च में जितनी भी फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन करेंगे वो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करेंगे. तो इसीलिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट अपने दिमाग में, अपने जहन में एस्टैब्लिश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वही हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो मैं पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, उसके बाद मैं ये दोनों परसेंट फ्रीक्वेंसी और ये दोनों कॉलम्स की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने अलग अलग तरीके से लिखी हुई है मैं आपको बताऊँगा. सो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. Now to calculate the relative frequency, select cell F2. ये मेरा F कॉलम है. सेलेक्ट दिस सेल F2 एंड देन स्टार्ट प्लेसिंग द फार्मूला. अब देखिए मुझे यहाँ पर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा हूँ. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेके आ रहा हूँ, कैसे लेके आ रहा हूँ, देखिए. नाउ सिंस इट इज़ अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो आई विल डिवाइड द पार्ट बाई होल, दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 35 और E2 डिवाइडेड बाई E8. पार्ट मेरा है 70, 335 मेरा होल है, तो
E2 divided by E8. Since E8 will be in every cell, so I will make it absolute. तो मैंने इसको यहाँ पर डॉलर साइन लगा के एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं कंट्रोल एंटर करूँगा। कंट्रोल एंटर मैं जैसे ही करूँगा तो देखिए मुझे ये एक नंबर यहाँ पर मिला जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसको मैं फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ से इसको जो है डेसिमल्स जो है आप इसके आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेसिमल्स मैंने रिड्यूस किए, ये हो गया मेरा 0.21। नाउ लेट मी कॉपी एंड ड्रैग डाउन दिस पर्टिकुलर फार्मूला। सो प्लेस द कर्सर ऑन सेल F8 एंड देन हिट ऑल्ट प्लस इक्वल टू साइन। क्योंकि अब देखिए मैं ये कह रहा था आपसे कि ये मेरा पार्ट डिवाइडेड बाय होल जो कि एक तरीके का प्रोबेबिलिटी भी मुझे देगा और मैं इसको आगे अपने रिसर्च कैलकुलेशंस में फर्दर यूज़ भी करूँगा। तो ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो इस प्रोबेबिलिटी का अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो अपने स्कूल डेज़ का तो इसका सम जो है 1 होना चाहिए। तो मैं ऑटो सम जब मैं ऑप्शन यहाँ यूज़ करूँगा, अपना कर्सर यहाँ प्लेस कीजिए, ऑल्ट इक्वल टू साइन प्रेस कीजिए और जैसे आप प्रेस करेंगे आपको ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। ये मेरा ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। कंट्रोल एंटर कीजिए तो इसका टोटल जो है 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हैं। और 1 इसीलिए आएगा क्योंकि बिकॉज ऑल द कैटेगरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, जो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में डिस्कस भी करते हैं। तो ये मेरा सम इसका 1 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये कि मेरी जो ये कैटेगरीज बनी है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल वैलिड हैं और आगे मैं इनको कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आप अपनी रिसर्च में फर्दर कैलकुलेशंस जितनी भी करेंगे, जितनी भी कैलकुलेशंस आप करेंगे, प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ओनली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाकी ये दोनों चीज़ें आप नहीं यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में। वो क्यों नहीं यूज़ करेंगे वो मैं आपको जब यहाँ पर हम लोग फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के बारे में जब मैं यहाँ आपको लेके आऊँगा और मैं डिस्कस करूँगा तो मैं ये डिफरेंस भी यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा। बट राइट नाउ ट्राई टू रिमेंबर दैट प्लीज़ फोकस ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड यूज़ इट फॉर द फोरकास्टिंग। नाउ लेट अस मूव टू परसेंट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों कॉलम्स की जो फ्रीक्वेंसी है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो इससे पहले यहाँ पर मैं आपको ये और बता दूं और ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा आप हमेशा। प्लीज़ बी नोटेड, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बिकम द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी विल टेक द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो कि मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किया था कि दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बिकम प्रोबेबिलिटी व्हेन वी विल टेक द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि हमें इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान रखना है। Now let us talk about the other two frequency, the percent frequency, जो कि मैंने दो कॉलम्स में मैं लगातार मैं चर्चा करता आ रहा हूँ। So computing the percent frequency. Now since we have calculated relative frequency, so let us talk about the percent frequency. Percentage frequency के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगेन इस पर्टिकुलर कॉलम में जी कॉलम में मैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो लेट मी टेक सेल E2 that is frequency and compare it with total frequency cell E8 that is 335, and kindly note the difference in the language which I am using here. I am talking about that let me take cell E2 that is frequency and compare it with total frequency। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये पार्ट लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए होल से 335 से, 70 को कंपेयर कीजिए 335 से। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, 70 और 335, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। जब भी हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम लोग रेशियो यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये परसेंट हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं ना, ये भी एक तरीके का रेशियो ही है। कैसे? लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, जो कि मैंने पहले वीडियो में जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और रेट, इन चारों में मैंने एक सिमिलैरिटी मैंने एस्टेब्लिश की थी और मैंने एक पर्टिकुलर टेबल में आपको चारों ही चीज़ें जो हैं एक साथ रख के मैंने आपको बताई थी। लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड रेट। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परसेंट। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंट कैन बी थॉट ऑफ एज द रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100 और द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 100। तो हम लोगों ने परसेंटेज की जो डेफिनेशन है अपनी यहाँ पर ये इस तरीके से एस्टैब्लिश की थी, 20% मीन्स आउट ऑफ 100। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पर ध्यान में रखिएगा और इस नॉलेज को अब हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर टेबल में यूज़ करने जा रहे हैं। कैसे? लेट अस कम बैक टू दिस। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, दैट इज़ E2 डिवाइडेड बाई E8। सो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको यहाँ पर अगेन, जो कि मैंने यहाँ पर भी किया था, पार्ट डिवाइडेड बाई होल।
अब देखिए मैंने यहाँ पर किया, और क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर E8 के रेफरेंस को मैं आगे भी यहाँ पर अपने सेल्स में यूज़ करूँगा, मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करने के बाद कंट्रोल एंटर किया तो 20.90 यहाँ पर आया। अब क्यों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल्स की फॉर्मेटिंग की हुई थी, क्योंकि मैं यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल चुका हूँ और मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ऊपर फॉर्मेटिंग ऑलरेडी कर रखी थी। तो यहाँ पर मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग करी। फॉर्मेटिंग जैसी करी तो इसने 20.90 मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट दे दिया। और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर फार्मूला को मैं ड्रैग करता हुआ नीचे लेके आऊँगा, तो बाकी जो मेरे सेल्स हैं वो भी पॉपुलेट हो जाएंगे परसेंटेज के फॉर्म में। अब ये मेरे को परसेंटेज रिजल्ट दे रहा है। अब क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये 1 के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये भी 100% यहाँ पर होना चाहिए। अगेन ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑप्शन यूज़ कीजिए, ऑटो सम का शॉर्टकट है। और आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल जो मिलेगा वो 100% यहाँ पर मिलेगा। तो ये मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल 1 है, जो कि मैं फोरकास्टिंग में आगे और अपनी रिसर्च कैलकुलेशंस में यूज़ करूँगा। यहाँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी सिर्फ फॉर्मेटिंग मैंने की है इस पर्टिकुलर कॉलम की, ये और कुछ नहीं है। ये है वही, लेकिन ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग है इस पर्टिकुलर कॉलम की। तो ये अगर मेरे से कोई पूछे कि ये और ये कॉलम में क्या अंतर है, मैं कहूँगा दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इसमें यहाँ पर मैंने पार्ट डिवाइडेड बाय होल मैंने यूज़ किया, और इसने मेरे को एक अपना 1 यहाँ पर सम दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग की है। फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर, जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलम F में कॉलम G में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो है बिल्कुल प्योर है। पार्ट डिवाइडेड बाय होल कैलकुलेशंस करी थी हमने, यहाँ पर कंपैरिजन किया था। ये भी एक क्योंकि ये यहाँ पर इसका पार्ट डिवाइडेड बाय होल में इसका प्रोपोर्शन यहाँ पर मैंने निकाला है, तो ये मेरा प्रोपोर्शन है, यहाँ पर इसका टोटल 1 है। इसकी मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम की मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दी यहाँ से, तो इसीलिए ये परसेंटेज में आ गया। अदरवाइज़ दोनों कॉलम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये परसेंटेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमन माइंड इज़ कंडीशनड कि अगर मैं आपसे कहूँ 0.21 तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहूँ कि 21% तो आपको याद रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, और इसीलिए इनका टोटल जो है 100% आउट ऑफ 100, जो कि मैंने आपको अपनी स्लाइड में दिखाया भी था। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस परसेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये हमें कैसे आगे बिहेव करती है ये पर्टिकुलर कॉलम में। तो इसको हम लोग लेट अस डिस्कस दिस। नाउ लेट अस कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कॉलम H. दिस विल बी डूइंग थ्रू आवर बुकिश नॉलेज। सो हेयर वी डिवाइड पार्ट, दैट इज E2 सेल, ये मेरा E2 सेल है। आई विल डिवाइड दिस अगेन बाई होल, that is E8 cell, and we will make this particular cell reference E8 also absolute, बिल्कुल सही। अब लेकिन इसमें क्योंकि मैं बुकिश मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और स्कूल डेज़ में फ्रेंड्स अगर आपको ध्यान होगा जब हम लोग अपनी परसेंटेज निकालते थे तो हम लोग इसी तरीके से निकालते थे कि पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड वी यूज़ टू गेट द परसेंटेज। तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज मिला और मैंने इसको कंट्रोल एंटर यहाँ पर किया, तो मुझे यहाँ पर ये अपना एक नंबर मेरे को मिला 20.89। अब मैं इसकी यहाँ से फॉर्मेटिंग करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये कंप्लीट इंटीजर मिल जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर अप्लाई किया हुआ है परसेंट फ्रीक्वेंसी, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ ब्रैकेट में परसेंटेज, तो मुझे यहाँ पर अब हर बार आगे परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंटीजर मेरा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पर्टिकुलर जो कॉलम है ये भी परसेंटेज में है, और ये सिर्फ इंटीजर है मेरा यहाँ पर। सो द ड्रॉबैक ऑफ दिस बुकिश मेथड इज दैट इट गिव्स अस एन इंटीजर जब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। सो लेट मी कॉपी एंड ड्रैग द फॉर्मूला ऑफ सेल H2 टू अदर सेल्स ऑफ द कॉलम ऑल्सो। हालांकि मैं इसकी फॉर्मेटिंग करके इसको भी मैं 21 लेके आ सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन हमें यहाँ पर एस्टैब्लिश करना है डिफरेंस इनके बीच में। तो अभी मैंने ये यहाँ पर बुकिश मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया, 21 आया। इसको मैं फार्मूला को ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा, तो बाकी सेल्स भी मेरे पॉपुलेट हो गए। अब इनका टोटल भी अगेन 100 होना चाहिए। तो ऑटो सम के लिए यहाँ पर आप ले जाके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका टोटल भी 100 मिल जाएगा। सो वी गेट द टोटल सम 100, जो कि मुझे यहाँ पर मिल गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये तीनों में अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 कॉलम फिगर्स F, G एज वेल एज H। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, और प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर हम लोगों ने क्या किया है। देखिए, द नंबर्स इन कॉलम F रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आर द एक्चुअल नंबर्स पार्ट डिवाइडेड बाय होल।
सो जैसे ये मेरा 0.21 यहाँ पर आ रहा है, इन सेल F2 इज द नंबर, सो दिस द नंबर इन कॉलम F आर द एक्चुअल नंबर्स, एग्जांपल 0.21 in cell F2 is the number, and this we use for calculating the proportions and probabilities, and the corresponding number in column G, this particular column G in cell G2 is 20.90 and is the formatted number, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने formatting की थी, तो it is a formatted number rarely used in calculations, and the column H integers are used just for the reporting purpose, and we are not going to use this further. Beyond this I don't find their importance. और ये मेरा बुकिश मेथड के थ्रू मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना बताया था कि स्कूल डेज में जब हम लोग कैलकुलेशंस करते थे तो कैसे करते थे। तो एक तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, उसके बाद मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करके उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद कॉलम एच में मैंने आपको एक बुकिश मेथड के थ्रू परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाई, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस टाइप से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इनवेरेबली जो एक ट्रेडिशनल है, हम लोग यहाँ पर कॉलम में अपने यहाँ पर हेडर में हम लोग परसेंटेज का साइन यहाँ पर शो कर देते हैं और इन इंटीजर्स को फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिसर्च की कैलकुलेशंस में सिर्फ इसी कॉलम की ही इंपॉर्टेंस है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और हम लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी। अब जितने भी और जो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स रह भी गए हैं तो हम लोग उसको भी यहाँ पर दूर करते हैं कैलकुलेशंस करके कि कौन सा नंबर हमें अपने रिसर्च कैलकुलेशंस में यूज़ करना है। सो लेट अस नाउ एस्टिमेट, जिसके मैं बात कर रहा था फोरकास्टिंग की। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एस्टिमेटिंग द फ्रीक्वेंसी। अब मुझे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुझे अगर मुझको प्रेडिक्शन करना है कि अगली 250 ट्रांजेक्शन्स में इन तीनों में से कौन सी फिगर मुझे सही आंसर देगी, तो मुझे उसके बारे में चर्चा करनी है। So now let us calculate the estimate of next 250 transactions, and I want to make the prediction also कि कौन सा फ्लेवर जो है मेरा कितना बिकेगा फ्यूचर 250 ट्रांजेक्शन्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ही यूज़ करते हैं आगे फोरकास्टिंग में। सो प्लीज़ बी नोटेड हेयर एज डिस्कस्ड, आई विल बी यूजिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.21 हेयर, एंड आई विल मल्टीप्लाई इट बाय द डिजायर्ड नंबर ऑफ चांसेस और द प्रोबेबिलिटी अहेड। देखिए ये यहाँ पर मैंने 250 ट्रांजेक्शन्स लिया है, ये मेरा कॉलम ए है। अब मैं यहाँ पर कॉलम F2 से मैंने ये सेल लिया, F2 को मल्टीप्लाई किया 250 से, F2 इंटू 250 कंट्रोल एंटर किया तो मुझे आंसर मिला 52। इट मीन्स ये मुझे ये लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि अगली 250 ट्रांजेक्शन्स में वैनिला फ्लेवर के सेल्स की चांसेस 52 है, और ये मेरा सही भी है। अब देखिए अगला जो मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ आई मल्टीप्लाई H2, ये जो हमने बुकिश मेथड के थ्रू कैलकुलेशन की थी, बाय दिस फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स 250। अब देखिए H2 मल्टीप्लाइड बाई K2, कंट्रोल एंटर किया तो मुझे आंसर दिया इसने कितना, 5224। रीज़न क्यों है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में देखिए पार्ट डिवाइडेड बाय होल इंटू 100 भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो इसीलिए ये उस 100 को भी अकाउंट में ले रहा है, और ये यहाँ पर आंसर दे रहा है 52240। ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं 252, और वैनिला का फ्लेवर कितना बिकेगा, 5224। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रीमाइस। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि फ्रेंड्स सिर्फ इसी को ही आप भरोसे में रखिए और इसी के साथ ही अपनी सारी रिसर्च की कैलकुलेशंस कीजिए। अब एक कॉलम और बचता है, आइए इनके मिजाज भी देख लेते हैं कि ये हमें क्या आंसर देंगे। अब मैंने क्या किया, लेट मी मल्टीप्लाई 20.92, दैट इज सेल G2 विद 250। अब इसको मैंने यहाँ पर लिया G2 मल्टीप्लाई बाई K2, कंट्रोल एंटर किया तो इसने भी आंसर मुझे क्या दिया, 52। फैंटास्टिक, आंसर मेरा वही का वही आया 52। यहाँ भी 52 है, यहाँ भी 52 है, लेकिन इन दोनों में से सही कौन सा है, सही मेरा यही है। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा फॉर्मेटेड नंबर है ना भाई, ये 20.90 मैंने परसेंटेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको कभी कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं करेंगे, आप हमेशा नंबर को यूज़ करते हैं। परसेंटेज को आप कैसे कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली, एथिकली, ये एक गलत प्रोसीजर है। देखिए मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये कैलकुलेशंस यहाँ पर की हुई हैं। देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला काउंट इफ फार्मूला के थ्रू, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला मैंने E2 डिवाइडेड बाई 800 पार्ट डिवाइडेड बाई होल, और उसके बाद ये देखिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जी कॉलम में मेरा फार्मूला ये क्या दिखा रहा है, E2 डिवाइडेड बाई E8। ये
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या कर रखा था, फॉर्मेटिंग की हुई थी, फॉर्मेटिंग की हुई थी, इसीलिए मेरे को E2 डिवाइडेड बाई E8 सिर्फ ये एक परसेंटेज का साइन यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर मेरा फार्मूला देखिए, यहाँ पर मेरा फार्मूला है E2 डिवाइडेड बाई E8 इंटू 100। ऑब्वियसली इसीलिए जो ये रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे। अब मुझे अगर ये एस्टिमेशन बताना है अपना, तो ऑब्वियसली मुझे इसी फार्मूला के थ्रू, मुझे इसी पर्टिकुलर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये मेरा जो है आंसर सही है या गलत है, क्योंकि ये एक फॉर्मेटेड नंबर है। अब जैसे ही मैं इसको शो करूँ, अब मान लीजिए अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करूँ, लेट मी गो टू द फॉर्मेटिंग। अब देखिए मैं फॉर्मेटिंग करूँगा ना, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए ये देखिए, ये यहाँ पर 21% हो गया। अब क्या मैं इसको और इसको, इन दोनों को कैलकुलेशंस में ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा यहाँ परसेंटेज साइन रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये मेरा 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो दोनों ही यहाँ पर ये एफिशिएंट मेथड्स नहीं है, हम इनको नहीं यूज़ करेंगे। हम सिर्फ इसी को ही यूज़ करेंगे जो कि मेरा प्योर नंबर है, ये पार्ट डिवाइडेड बाय होल। ये मेरा फॉर्मेटिंग किया हुआ नंबर है और इसको मैंने अपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है बुकिश मेथड के थ्रू। तो सिर्फ इसी कॉलम की ही इंपॉर्टेंस है। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर। तो ये फ्रेंड्स, जब भी फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस की बात करनी हो तो जस्ट फोकस ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट डिवाइडेड बाय होल। डोंट गो फॉर द फॉर्मेटिंग, डोंट गो फॉर बाय दिस बुकिश मेथड ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड, frequency is listed as a count in the table, that is the number of occurrences in a sampling distribution. Relative frequency is calculated always as part divided by whole. It is treated always as a proportion and is used for predicting the future or probability, always used in calculations. Percentage frequency, this is one of the formatting method of the frequency. It is just the formatting only of the relative frequency, should not be used in calculations. Percentage frequency like this, in case if you have written in the reports or in the Excel sheet, it is the bookish method. It shows that it is the bookish method, part divided by whole into 100. Its result is written as an integer, but in column header it is reported as percentage as shown above. It is used only for the reporting purposes and should not be used in calculations. तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया है या पिछले वीडियोस भी आपको मेरे पसंद आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, इनको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर मुझे यहाँ पर लिखिए। तो मैं अगला दूसरा वीडियो भी और तीसरा वीडियो भी मैं आपका इसी सीरीज़ में मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड थ्रू दैट percentage frequency for a nominal categorical data, how and why we are preparing the pie chart. So friends, till next video, bye and have a wonderful time. God bless you.